जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अब अपनी स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। भारतीय सेना ने इजरायली मिनी हार्पी लॉइटिंग मिशन को ऑपरेशनल रूप से शामिल कर लिया। ये सिस्टम दोस्तों एक ड्रोन भी है, मिसाइल भी है और दुश्मन के लिए सबसे घातक हथियार। जी हाँ, मिनी हार्पी की रेंज 105 किलोमीटर है। मतलब दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसकर बिना जोखिम के ये बड़ा हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा लॉइटिंग मिशन है जिसमें डुअल सीकर लगा है। इस लॉइटिंग मिशन में दोस्तों EO/IR प्लस एंटी रेडिएशन सीकर लगा है। हर मौसम में ये टारगेट की पहचान कर सकता है और इसका जो एंटी रेडिएशन सीकर है वो दुश्मन के रडार, उनके एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन एमिटर इन्हें खुद ढूंढकर खत्म कर देता है। मतलब जैसे ही दुश्मन ने अपना रडार ऑन किया, समझो उसकी मौत पक्की है। मिनी हार्पी दोस्तों फुली ऑटोनॉमस है और एक बार लॉन्च होने के बाद ये अपने टारगेट को खुद ढूंढ लेता है। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों इसकी ये है कि इसका है मैन इन द लूप कैपेबिलिटी। मतलब जरूरत पड़ने पर ऑपरेटर आखिरी वक्त में भी फैसला ले सकता है। मिनी हार्पी में एक साइलेंट इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो ना तो आवाज करती है ना ही कोई चेतावनी देती है। मतलब दुश्मन के पास बचने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमला कब हुआ। ये मिनी हार्पी केवल एक हथियार नहीं दोस्तों, बल्कि एक साइलेंट हंटर है जो कि दुश्मन को सोचने का मौका नहीं देता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट को लेकर लगातार सोर्स कोड एक्सेस को लेकर बातें सामने आ रही है कि भाई इतनी महंगी डील और आपको सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब ये तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। भारत को राफेल का सोर्स कोड मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डिस्टिंक्शन को समझना। दरअसल यहाँ पर भारत को फुल कर्नल लेवल सोर्स कोड नहीं मिलेगा, लेकिन एक मीनिंगफुल ऑपरेशनल एक्सेस मिल सकता है, जिसका मतलब यह है कि भारत के पास इंटरफेस लेवल का एक्सेस रहेगा, एप्लीकेशन लेयर एक्सेस रहेगा। लेकिन राफेल फाइटर जेट का पूरा कॉम्बैट ब्रेन जो है वो डासो के कंट्रोल में रहेगा। हालांकि इससे पहले दोस्तों मिराज 2000 जैसे पुराने फाइटर में तो हमने काफी कुछ अपग्रेड किया था, उसके सोर्स कोड तक पहुंचना आसान था। लेकिन राफेल नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट है, क्योंकि राफेल बना है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रेटेंडेंट एवियोनिक्स आर्किटेक्चर पर। राफेल में सिंगल मिशन कंप्यूटर नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका फेडरेटेड रियल टाइम कंप्यूटिंग बैकबोन है, जिसमें कि इसका हर सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, रडार हो, फ्लाइट कंट्रोल हो, सेंसर फ्यूजन हो, वेपन और नेविगेशन, अलग अलग प्रोसेसर पर चलता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत दोस्तों राफेल फाइटर जेट की ये है इसका स्पेक्ट्रा सेंट्रिक कॉम्बैट कर्नल। यही राफेल फाइटर जेट का दिमाग है। और ये सिस्टम दोस्तों रडार, डेटा लिंक, थ्रेट लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, EO/IR सेंसर सबको जोड़कर एक टेक्टिकल पिक्चर बनाता है। और इसी पर डासो का सुरक्षित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। यहाँ पर भारत को कर्नल का नाम मिलना कोई भारत की टेक्टिकल मजबूरी नहीं है, बल्कि ये फ्रांस की एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी और प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। सच तो ये है कि कोई भी राफेल का ग्राहक, यहाँ तक कि यूरोपियन एलाइज भी कर्नल लेवल का सोर्स कोड नहीं एक्सेस कर सकते। हालांकि यहाँ पर भारत को API लेवल का एक्सेस मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, इंडियन सेंसर्स जोड़ सकते हैं, मिशन डेटा एंड थ्रेट लाइब्रेरी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम इस फाइटर जेट में अस्त्र मार्क 2, मार्क 3, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्वदेशी स्मार्ट म्यूनिशन और फ्यूचर इंडियन सीकर्स लगा सकते हैं। लेकिन हम इस फाइटर जेट में फ्यूजन लॉजिक को नहीं बदल सकते, स्पेक्ट्रा डिसीजन इंजन नहीं चेंज किया जा सकता, रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोरिलेशन एल्गोरिथम नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पर एक फर्क आपको समझना जरूरी है। ऑपरेशनल सोवरेनिटी इसमें मिलेगी, सॉफ्टवेयर सोवरेनिटी हमको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर केवल इंडियन एयरफोर्स वेपन का इंटीग्रेशन कर सकती है और टेक्टिकल कस्टमाइजेशन कर सकती है, लेकिन कोर सॉफ्टवेयर रिराइट नहीं कर सकती। और इसमें भी दोस्तों हर मेजर अपग्रेड में डासो की सर्टिफिकेशन चेन होना जरूरी है। राफेल मरीन का भी यही हाल है दोस्तों। भारत ने कहा था कि हमें राफेल मरीन में भारतीय आईएसआई रडार लगाना है। अगर ये हो जाता तो फिर हमारे लिए डसॉल्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाती, लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। क्योंकि दोस्तों आज के फाइटर जेट में सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्बैट पावर होते हैं, और सॉफ्टवेयर की ओनरशिप का मतलब है कि आपका प्लेटफॉर्म पर पूरा कंट्रोल होना। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि भारत को राफेल फाइटर जेट का सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम तो मिलेगा, लेकिन कॉम्बैट ब्रेन का मालिक डासो रहेगा। और ये एक तरीके का कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ है, जिससे कि दोस्तों हमारी लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी फ्रांस पर बनी रहेगी। दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे हेलीकॉप्टर है, लेकिन दोस्तों अब इस हेलीकॉप्टर को असली जंग में उतारना ज्यादा कारगर नहीं है। खुद भारतीय सेना के एक ऑफिशियल ने अपाचे को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भले ही अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता हो, लेकिन ये हेलीकॉप्टर हाईली कंटेस्टेड, लिटरोरल और हाई थ्रेट बैटलफील्ड में इसका रोल बिल्कुल सीमित हो जाता है। लिटरोरल बैटलफील्ड दोस्तों ये एक जोन होता है जिसे कि समुद्र और जमीन के बीच का इलाका कहते हैं, यानी कि कोस्टल एरिया, नैरो एयर स्पेस और डेंस थ्रेट।
यहाँ पर कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे स्मॉल आर्म्स से फायर होना, मैनपैड्स का इस्तेमाल होना, रडार गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट्स। और यही अपाचे के लिए सबसे बड़ा जोखिम बनता है। और वेनेजुला की ऑपरेशन में भी दोस्तों एक बड़ा सबक मिला है दुनिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर यूज़ की। लेकिन दोस्तों अपाचे को जो ऑपरेट किया गया था उसे पूरी तरह सैनिटाइज एयर स्पेस में इस्तेमाल किया गया। मतलब उससे पहले फाइटर्स और बॉम्बर्स ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को दबा दिया था। और आज की डेट में अपाचे तभी सुरक्षित है जब उसे पूरा यानी कि कंप्लीट एयर डोमिनेंस हो। और अगर आपका एयर कवर और सीट दोनों कमजोर हो तो अपाचे को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि अपाचे को अब फ्रंट लाइन कंटेस्टेड जोन से दूर रखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल केवल रियल एरिया स्ट्राइक, कंट्रोल्ड एयर स्पेस ऑपरेशन, स्टैंड ऑफ रोल्स में ही किया जा सकता है। यानी कि अपाचे हटेगा तो नहीं, लेकिन इसका रोल बदल जाएगा। और इवन दोस्तों इस अटैक हेलीकॉप्टर को बिना फाइटर कवर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट के भेजना खतरनाक साबित हो सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में तो अब ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स होती हैं। पहले एयर डिफेंस को खत्म किया जाता है, फिर रोटरी प्लेटफॉर्म्स को लाया जाता है। यानी कि दोस्तों अपाचे अब फर्स्ट डे ऑफ वॉर वेपन नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वेपन बनता जा रहा है। और आप देखना आगे भविष्य में अपाचे का रोल और भी सीमित हो जाएगा। और ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि रियलिस्टिक बैटलफील्ड असेसमेंट है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत ने अपाचे की संख्या कम ली। रीजन साफ है कि भैया थ्रेट अलग तरीके के हो चुके हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत फोर्स 30 mm की गन को तैयार कर रही है भारतीय नौसेना के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यही 30 mm की गन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर हो सकती है और इसका इस्तेमाल खास तौर पर एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी के लिए किया जा सकता है। बता दें कि ये जो स्वदेशी 30 mm की नेवल गन बनाई जा रही है, इसका 2026 यानी कि इस साल प्रूफ टेस्टिंग होगा। और इसका जो कैलिबर है दोस्तों वो नाटो स्टैंडर्ड 30x173 mm है। ये वही कैलिबर है जो दुनिया की कई आधुनिक एंटी एयर और एंटी ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। भले ही इसे भारतीय नौसेना के क्लोजिंग वेपन सिस्टम के तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन आज दुनिया भर में 30 mm की हाई रेट ऑफ फायर गन्स लैंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम में बदली जा रही हैं, क्योंकि दुश्मन सस्ते ड्रोन भेजता है, स्वयं अटैक करता है और मिसाइल से शूट करना इन्हें काफी महंगा पड़ता है। इसीलिए 30 mm की गन सबसे सस्ती और असरदार हार्ड किल सॉल्यूशन यहाँ पर बनती है, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर काफी तेज है। 3 से 4 किलोमीटर के बीच इफेक्टिव रेंज होती है। ये एयरबस्ट और HEPF एमुनेशन दागती है, मतलब डायरेक्ट हिट जरूरी भी नहीं है। और इवन दोस्तों ये हवा में शार्पनल क्लाउड बनाकर ड्रोन को खत्म कर देती है। और दुनिया में दोस्तों पहले ही इस तरीके की चीजों पर काम हो चुका है। जर्मनी की कंपनी ने स्काई रेंजर 30 बनाया हुआ है। रशिया ने AK-630 का लैंड वेरिएंट बनाया जो ट्रक माउंटेड है। और अब यही रास्ता भारत भी अपने लिए खोल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना को पता है कि किस तरीके से स्वार्म थ्रेट्स और लो कॉस्ट UAV अटैक्स अक्सर होते रहते हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपना मोबाइल AK-630 पर काम करना शुरू कर दिया है। नई एंटी एयरक्राफ्ट गन पर काम शुरू हो चुका है। एंटी ड्रोन एमुनेशंस बनाए जा रहे हैं। पर ऐसे में भारत फोर्स की 30 mm की गन एक लॉजिकल चॉइस बन सकती है। और इस गन को दोस्तों इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर टोड कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जा सकता है, जो कि हमें मोबाइल एंटी ड्रोन फायर पावर प्रोवाइड कर सकती है। और भारतीय सेना अगर इसे अपनाती है तो हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी दोस्तों। मिसाइल्स के खर्चे बचेंगे, स्वॉर्म अटैक्स के खिलाफ हम बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं और हमारा स्वदेशी इकोसिस्टम मजबूत होगा। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों रफाल फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना कम से कम 200 राफेल फाइटर जेट्स को शामिल कर सकती है। ये एक मेगा एयर पावर प्लान की बात हो रही है जो आने वाले 20 सालों तक इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ बनने वाला है, जिसका कारण साफ है। 114 राफेल F4 की मेगा डील और बाद में 50 स्क्वाड्रंस का फोर्स प्लान। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल फाइटर जेट्स है, 26 राफेल मरीन हमारे पास आएंगे, तो टोटल 62 एयरक्राफ्ट आप मान के चलो अभी के वक्त में। 114 F4 आ जाएंगे तो ये संख्या पहुंच जाएगी 176 राफेल फाइटर जेट्स। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर 200 का आंकड़ा कैसे पहुंचेगा? सोर्सेज कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में एक और ट्रेंच यानी कि 50 राफेल्स का ऑर्डर दे सकती है। इससे इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट 200 एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगी और भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट राफेल ऑपरेटरों में से एक होगा। इंडियन एयरफोर्स की जो प्लानिंग है दोस्तों उसमें चाइना और पाकिस्तान यानी कि 2 फ्रंट सिनेरियो पर फोकस किया गया है, जहां पर हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस और लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक का खतरा है। इसलिए भारतीय वायुसेना अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती है और 42 स्क्वाड्रन से बढ़कर 50 स्क्वाड्रन तक अपनी स्ट्रेंथ ले जाने पर विचार कर रही है। एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं और 50 का मतलब है 900 फाइटर जेट्स केवल फ्रंट लाइन के लिए होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारतीय वायुसेना के लिए है रिटायरमेंट टाइमलाइन का। जागवार 2035 में रिटायर होंगे, MiG-29 UPG 2030 में रिटायर हो जाएंगे और मिराज 2000 भी 2038 के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में यही तीनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक, एयर डिफेंस और मल्टी रोल कैपेबिलिटी की बड़ी बैकबोन है। हालांकि यहाँ पर तेजस मार्क 1A, राफेल और तेजस मार्क 2
इनकी जगह भरेंगे। लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन भी 2033 के आसपास होगा। आगे इनका ऑर्डर भी बढ़ाया जा सकता है। राफेल F4 की बात की जाए तो इसका इंडक्शन 2031 तक हो सकता है और 80 राफेल 2035 तक भारत के पास आ सकते हैं। और यहाँ पर सुखोई 30 MKI की बात करें तो केवल 200 Su-30 MKI सुपर सुखोई अपग्रेड में होंगे, लेकिन 2040 तक कई Su-30 40 साल पुराने हो जाएंगे। बात साफ हो जाती है, 2035 से 2040 तक मेन जो बर्डन होगा वो राफेल और तेजस मार्क 2 पर ही रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर लेट 2030 की अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के पास 200 राफेल, 180 तेजस मार्क 1A, 120 तेजस मार्क 2, 200 अपग्रेडेड Su-30 MKI और कुछ संख्या में AMC मार्क 1 होगा और टोटल स्क्वाड्रंस हो जाएंगी 41 प्लस। यानी कि दोस्तों राफेल फाइटर जेट अब कोई इमरजेंसी परचेज नहीं है, कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है। राफेल अब बन चुका है भारत का मीडियम फाइटर स्ट्रैटेजी का एक बड़ा करता धरता। और अगर 114 राफेल फाइटर जेट की डील आगे बढ़ती है तो राफेल Su-30 MKI के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा सिंगल टाइप फाइटर फ्लीट बनेगा। बात साफ हो जाती है, टू फ्रंट वॉर को देखते हुए, हाई एंड एयर डिफेंस को देखते हुए, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को देखते हुए भारतीय वायु सेना राफेल पर दाव लगा रही है। वहीं दोस्तों ब्रह्मोस 2 के मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो अधर में लटक सकता है और इस प्रोग्राम में भारत और रशिया ने काम करना था, लेकिन अब यह परियोजना सवालों के घेरे में आ गई है। DRDO ने अपना फोकस पूरी तरह स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन पर शिफ्ट कर दिया है। पहले भारत ने रशिया के साथ ब्रह्मोस 2 के को लेकर बातचीत शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा रशियन प्रपल्सन टेक्नोलॉजी जो कि काफ़ी महंगी है। मिसाइल की कीमत 200 ब्रह्मोस से लगभग दोगुनी है। जहां ब्रह्मोस की अनुमानित कीमत 40 करोड़ रुपए प्रति मिसाइल मानी जाती है तो ब्रह्मोस 2 की 80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। इसीलिए दोस्तों ये काफ़ी महंगी मिसाइल साबित हो रही थी। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी संभव नहीं था। यही वजह थी कि भारतीय आर्म फोर्सेस ने ब्रह्मोस 2 में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और भारत और रशिया की बातचीत किसी भी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाई। अब DRDO ने गेम चेंज करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि DRDO ने 9 जनवरी 2026 को फुल स्केल एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से ज़्यादा का सफल ग्राउंड टेस्ट किया और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में इतनी देर का स्टेबल कंबंशन दुनिया के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जो ये दिखाता है कि भारत की स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी अब कॉन्सेप्ट से लेकर मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुकी है। स्वदेशी स्क्रैमजेट दोस्तों इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि हमारी विदेशियों पर डिपेंडेंसी खत्म होगी, मिसाइल की कीमत भी कम होगी, बड़े स्केल पर इंडक्शन संभव हो पाएगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमारी बनी रहेगी और फ्यूचर हाइपरसोनिक वेरिएंट्स की आज़ादी रहेगी। और यही वजह है कि अब DRDO इंपोर्टेड रैमजेट बेस्ड ब्रह्मोस 2 के बजाय स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर एक बड़ा दाव लगा रहा है। भारतीय सेना दोस्तों अब हजारों नहीं बल्कि कई हजार कॉम्बैट ड्रोन्स को खुद बना रही है। ड्रोन वॉरफेयर में दोस्तों भारतीय सेना ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना अपने कॉम्बैट ड्रोन्स को खुद बना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की हर कमांड या तो पहले ही या फिर अभी करीबन 5000 स्वदेशी ड्रोन्स बना रही है और सभी अपने अपने ड्रोन्स खुद डिज़ाइन और तैयार कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री ड्रोन प्रोडक्शन में से एक मानी जा रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि ये ड्रोन दोस्तों कोई खिलौने वाले ड्रोन्स नहीं है, ये कॉम्बैट कैपेबल ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल प्रिसीजन स्ट्राइक, लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस, लॉइटरिंग अटैक्स और डीप सर्विलांस में किया जा सकता है। भारतीय सेना पहले ही 100 किलोमीटर तक के ड्रोन टेस्ट फायर कर चुकी है। लक्ष्य है इससे भी ज़्यादा रेंज, ज़्यादा इंड्योरेंस और ज़्यादा पेलोड वाले ड्रोन्स बनाना। यहाँ पर भारतीय सेना ने बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया। हर कमांड अपने इलाके के हिसाब से ड्रोन भी बना रही। माउंटेन कमांड हाई एल्टीट्यूड वाले, एक्सट्रीम कोल्ड और थिन एयर ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स को बना रही है। डेजर्ट वाले लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, वाइड एरिया सर्विलांस वाले ड्रोन्स बना रहे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट कमांड जंगल ऑप्टिमाइज, लो नॉइस और लो विजुअल सिग्नेचर वाले ड्रोन्स तैयार कर रही है। बात साफ हो जाती है कि अब एक ही ड्रोन हर जगह पॉसिबल नहीं है उसे ऑपरेट करना। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।